इश्क इबादत पार्ट 2। इश्क की बोली, एनीवेज बहुत रात हो गई है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तुम लोग भी सो जाओ, वैसे भी कल शादी है, हम सबको जल्दी उठना है। इश्क अपने कमरे में सोने जा रही होती है, तभी कोई पीछे से आके उसे अपने तरफ घुमाता है और इश्क के गाल पर एक थप्पड़ पड़ता है। ये वंदना जी थी। वंदना जी बोली, तुम नीचे ये क्या बचकानी हरकतें कर रही थी? देखो, ये मेरी बेटी का ससुराल है और तुम्हारे इन हरकतों की वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इश्की रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बालकनी में खड़ी होकर तारों की ओर देखते हुए बोलती है, मॉम डैड आप कहाँ हो? मुझे आपकी ज़रूरत है। आपकी इश्की को आपकी ज़रूरत है। आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? नेक्स्ट डे पूरा हॉल लाइटिंग से जगमगा रहा था। पूरा हॉल फूलों से सजाया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप लगा हुआ था। सारे मेहमान आ चुके थे। इस शादी में सभी बिजनेसमैन को बुलाया गया था। समर दूल्हे के गेटअप में मंडप में बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ टिया के कमरे में टिया मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही थी। उसने आज रेड एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाला लहंगा पहना हुआ था। कानों में गोल्डन झुमके डाले हुए थे, हाथों में रेड चूड़ा पहना हुआ था। टिया बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहाँ टिया को मंडप में ले जाने के लिए इश्की आई और टिया की तरफ देखते हुए बोली, वाओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी। टिया ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स दी, मैं प्रिटी लग रही हूँ पर आपसे ज़्यादा नहीं। इश्की ने मजाकिया लहजे में इतराते हुए कहा, हाँ अब भगवान ने मुझे इतना सुंदर बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती। और फिर दोनों बहनें हंस पड़ी। इश्की ने आज पीच कलर का लहंगा पहना हुआ था और लाइट मेकअप किया हुआ था। कानों में डायमंड के इयररिंग पहने हुए इश्की गजब ढा रही थी। इश्की टिया को लेकर स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है। सब लोगों की नज़र उन दोनों पर जम जाती है क्योंकि ये दोनों बहुत ही प्यारी लग रही थी। खासकर वहाँ मौजूद सारे लड़के इश्की को घूरे जा रहे थे। टिया मंडप में बैठी और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। आरती जी आरव को फ़ोन मिलाते हुए बोली, शादी की रस्में शुरू हो गई है लेकिन पता नहीं आरव कहाँ रह गए। तभी आरती जी की नज़र मेन डोर पर पड़ी जहाँ से आरव अंदर की तरफ आ रहा था। आरव ने आज वाइट शेरवानी पहनी होती है। सिंपल सी शेरवानी में भी आरव राजकुमार सा लग रहा था। आरव आते ही वह मौजूद अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने लगता है, लेकिन उनसे बात करते वक्त आरव की नज़रें बार बार मंडप के पास खड़ी इश्की पर जा रही थी। वही टिया और समर फेरे ले रहे होते हैं। फेरों के बाद समर टिया को मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भरता है। उसके बाद वो दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ देर बाद टिया की विदाई का समय आता है। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे। हॉल में सिर्फ घर के लोग और करीब रिश्तेदार मौजूद थे। टिया की विदाई होने ही वाली होती है कि आरव अपने कोल्ड वॉइस में बोला, टिया की विदाई तभी होगी जब मेरी कुछ शर्तें पूरी होंगी। सभी लोग आरव की तरफ हैरानी से देखने लगे। आरती जी बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं आरव बेटा, और आप किस शर्त की बात कर रहे हैं? परेश और वंदना बोले, आपकी जो भी शर्त होंगी हमें मंजूर है। हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आरव बोला, गुड, तो जाइए अपनी बेटी इश्की को तैयार कीजिए। इश्की और मेरी शादी अभी इसी वक्त इसी मंडप में होंगी। आरव के इस फैसले से सभी शौक थे। आरव के दादाजी हर्षवर्धन जी गुस्से में बोले, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आरव? आरव बोला, दादाजी पापा की वसीयत के मुताबिक मुझे 29 साल का होने पर शादी करनी होगी, वरना ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएंगी और 21 दिन बाद मैं 29 का हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी मंडप में शादी कर लूँ। वेल, अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इश्की से शादी करूँगा और मैं अपना फैसला किसी के कहने पर नहीं बदलूँगा। आरव इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसलिए किसी की भी उसके सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इश्की चिढ़ते हुए बोली, तो आपने अपना डेविल रूप दिखा ही दिया। आप होते कौन हैं मेरी ज़िंदगी के फैसले लेने वाले? मैं आपसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगी, किसी कीमत पर नहीं करूँगी। आरव वंदना की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है तो फिर आप अपनी बेटी टिया को अपने पास रखिए, हम निकलते हैं। वंदना जी झट से इश्की के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए नम आंखों से बोली, इश्की प्लीज़, मेरी बेटी की खुशी अब तुम्हारे हाथ में है। आरव से शादी करके हमारे एहसानों का बदला चुका दो, वो एहसान जो हमने तुम पर किए हैं। जब तुम्हारे सर पर छत नहीं थी तब हमने तुम्हें अपने घर में सहारा दिया,
परेश ने तुम में और टिया में कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी समझा, अपना नाम तुम्हें दिया, जबकि तुम हमारी बेटी नहीं हो। आज उस एहसान की कीमत चुकाने का वक्त आ चुका है। तभी टिया बोली, मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? और दी, आपको ये शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर टिया गुस्से में एक नज़र समर की ओर देखते हुए बोली, मेरे साथ वही होगा जो मेरी किस्मत में लिखा होगा। परेश जी बोले, टिया बिल्कुल ठीक कह रही है। इश्की तुम्हें किसी के दबाव में आकर फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी इश्की अपने आंसू पोंछते हुए तपाक से बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इश्की मन में बोली, मैं अपनी खुशियों के लिए टिया की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। परेश जी को जो कुछ हो रहा था वह ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो टिया की तरफ देखकर चुप रह गए और उनकी आंखें नम हो गई। इश्की बेमन से मंडप में जाकर बैठ जाती है। इस वक्त सभी को इश्की पर तरस आ रहा था, लेकिन आरव के सामने किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आरव और इश्की मंडप में बैठे होते हैं और पंडित जी शादी की रस्में शुरू करते हैं। आरव इश्की की तरफ देखता है जो नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। आरव इश्की को वरमाला पहनाता है। इश्की अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। फिर आरव फेरों के लिए खड़ा होता है, लेकिन इश्की अपनी जगह से नहीं उठती, तो आरव उसका हाथ थामे उसे उठाता है। फेरों के बाद आरव इश्की को मंगलसूत्र पहनाता है और इश्की की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर आरव के हाथ पर गिर जाता है। आरव मन में बोला, बहुत दर्द दे रहा हूँ ना मैं तुम्हें इश्की, आई एम सॉरी, लेकिन यह आखिरी बार होगा। इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी। फिर आरव इश्की की मांग में सिंदूर भरता है और इश्की अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारी रस्में पूरी होती है। दो अजनबी एक रिश्ते में बन जाते हैं। आरव और इश्की सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और आरव इश्की को लेकर कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, मॉम, हम यहाँ से सीधा मुंबई जाएंगे। आरव ने इश्की को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड में वहाँ से निकल गया। आरव के जाने के बाद कपूर फैमिली भी परेश और वंदना से अलविदा लेकर मुंबई के लिए निकल गए। आरव की कार तेज़ रफ्तार से सड़क पर चल रही थी और इश्की मुंह फुलाए विंडो से बाहर देख रही थी। आरव कार चलाते हुए तिरछी नज़रों से इश्की को देख रहा था। आरव बोला, बस थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे वाइफी। इश्की जो कब से अपना गुस्सा दबाए बैठी थी, आरव के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर इश्की का वो गुस्सा फूट पड़ा। इश्की गुस्से में झल्लाते हुए बोली, स्टॉप द कार, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और मैं वाइफ नहीं हूँ, समझे आप। आरव ने कार की स्पीड और बढ़ा दी। इश्की बोली, आपके कानपुर लाइन में हड़ताल है क्या? आपको सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? आई सेड स्टॉप द कार। आरव बोला, चुपचाप बैठी रहो, ये कार सीधा मुंबई जाकर रुकेगी। इश्की वापस मुंह फैलाकर बैठ गई और मन में बोली, बहुत शौक है ना मुझे अपने साथ रखने का। अब मैं आपको इतना परेशान करूंगी कि आप खुद मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। कुछ देर बाद कार मुंबई के सबसे आलीशान विला के पास रुकी। विला देखने में बहुत बड़ा और सुंदर था। पूरे विला की थीम ब्लैक और वाइट में रखी गई थी। आरव इश्की को अंदर लेकर जाता है। इश्की पूरे विला को घूरते हुए सोचने लगती है, वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है, लगता है बहुत पैसे हैं इस डेविल के पास। आरव इश्की को रूम में लेके जाता है। आरव का रूम काफ़ी बड़ा था। रूम के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था और उस रूम से अटैच एक स्टडी रूम था। आरव बोला, सो कैसा लग रहा है आपको इश्की आरव कपूर बनकर वाइफी? इश्की गुस्से में बोली, मैं इस शादी को नहीं मानती और मुझे वाइफी बुलाना बंद कीजिए। आरव बोला, तुम मानो या ना मानो, शादी तो हमारी हो चुकी है और तुम्हें इस शादी को, इस रिश्ते को रिस्पेक्ट देनी होगी। इतना बोलकर आरव वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद आरव वॉशरूम से बाहर आया। आरव ने सिंपल सा टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। इश्की ने आरव को देखा तो देखती ही रह गई और मन में बोली, कुछ भी कहो यार, ये डेविल है तो बहुत हैंडसम। आरव को देखकर इश्की जल्दी से बेड पर पसर कर सो गई और आरव इश्की के बगल में आकर सो गया। इश्की बोली, आप यहाँ नहीं सो सकते, जाओ, जाकर सोफे पर सो जाओ। आरव बोला, तुम्हें मेरे साथ सोने में प्रॉब्लम है?
मुझे नहीं, तो तुम सोफ़े पर जाकर सो जाओ, मैं तो यही सोऊंगा, अपने बेड पर। इश्की बोली, ठीक है, मैं ही सोफ़े पर सो जाती हूँ, और इश्की पैर पटकते हुए सोफ़े पर जाकर सो गई। आरव बोला, सो जाओ, लेकिन अपना ख्याल रखना। मैंने विला के सर्वेंट के मुंह से सुना है कि रात को उन्होंने यहाँ किसी का साया देखा है। इश्की बोली, मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं हूँ, मुझे पता है आप मुझे डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। आरव बोला, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले चेंज कर लो। मैंने सुना है आत्माएं दुल्हन से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। आरव की बात सुनकर इश्की बहुत डर गई और वो वॉशरूम चेंज करने चली गई और जल्दी से चेंज करके आरव के बगल में आकर सो गई और उसने अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसकी यह हालत देखकर आरव को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया। इश्की बोली, आप ये मत समझिए कि मैं डर गई, वो तो आपको डर ना लगे इसलिए मैं आपके पास सो रही हूँ। आरव मन में बोला, इससे ज़्यादा इलॉजिकल रीज़न मैंने आज तक नहीं सुना। इश्की को फिर भी डर लग रहा था, इसलिए वो आरव की तरफ खिसकते खिसकते उसे चिपक कर सो गई। सुबह रोज़ की तरह आरव जल्दी उठा। उसने देखा इश्की अभी भी सो रही है। सोते हुए इश्की हिरनी के बच्चे जैसी लग रही थी। उसने इश्की के माथे पर किस की और बोला, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। उसके बाद आरव फ्रेश होकर जिम चला गया। करीब 1 घंटे बाद आरव जिम से लौटा और नहाकर ऑफिस के लिए रेडी हो गया। आरव ने देखा तो इश्की अब तक गधे घोड़े बेचकर सो रही होती है। आरव इश्की को जगाते हुए बोला, इश्की वेकअप, 8 बज रहे हैं। इश्की बोली, सोने देना टिया, जा यहाँ से। आरव फिर बोला, उठो इश्की। जैसे आरव की भारी भरकम आवाज़ इश्की के कानों में गई, इश्की हड़बड़ाते हुए उठी और उससे याद आया अब वो कपूर मेंशन में आरव के रूम में है। आरव जो इस वक्त उससे घूर रहा था। इश्की बोली, सॉरी, मुझे लगा सिया है। आरव बोला, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मैंने क्लोसेट में तुम्हारे सारे कपड़े रखवा दिए हैं। इतना बोलकर आरव अपनी लैपटॉप बैग लेकर चला गया। क्या आरव जीत पाएगा इश्की का दिल? जानने के लिए देखिए इश्क इबादत का नेक्स्ट पार्ट। और मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो बेल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।